हेलो एवरीवन, फ्यूचर की क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक होगा मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाबर। बाबर को पढ़ने से पहले हम ये जान ले कि बाबर के बारे में पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आप सब लोगों ने अकबर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे मुगल शासकों के नाम सुने होंगे, जो प्रेजेंट सिनेरियो में भी इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी नाम हमें सुनने को इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये सभी बाबर के वंशज थे, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की। तो आइए हम बात करते हैं कि कैसे हमारे भारत देश में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और इतिहास और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलता है। बाबर, जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो कि एक तुर्क थे और चुगताई जाति से संबंधित थे। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यदि क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहले तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो उसमें बाबर का ही नाम आता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना, उज्बेकिस्तान में हुआ था, जो कि समरकंद राज्य की एक छोटी सी रियासत थी। यह वर्तमान में मध्य एशिया में स्थित है। बाबर के पिता और माता के बारे में यदि बात की जाए तो इनके पिता उमर शेख मिर्जा थे, जो कि तैमूर वंशीय थे और फरगना के शासक थे, और ये चुगताई जाति से संबंधित थे। इनके नाम में मिर्जा एक पारिवारिक उपाधि थी। तैमूर एक लुटेरा था, जिसने भारत पर 1398 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय पर आक्रमण किया था। बाबर तैमूर के 5वें वंशज थे। इस प्रकार बाबर को तैमूर वंशज कहलाने का गौरव अपने पिता से प्राप्त हुआ। और बाबर की माता चंगेज खां वंशज थी, जो कि मंगोल थे। इसलिए बाबर चंगेज खां के 14वें वंशज के रूप में भी जाने जाते हैं। मंगोल को ही फारसी में मुगल कहा जाता था। इसी कारण बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य मुगल साम्राज्य कहलाया। ऐसा माना जाता है कि मंगोल पूर्व में बौद्ध धर्म से संबंधित थे, परंतु बाद में मुस्लिम धर्म से प्रेरित हो मंगोलों द्वारा मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया गया था। अतः आप लोग समझ सकते हैं कि बाबर ने अपने पूर्वजों की भांति ये सभी गुण पूर्व से ही विद्यमान थे। बाबर एक उत्तम श्रेणी का योद्धा तो था ही, इसके साथ ही एक महत्वाकांक्षी और अति उत्साही शासक भी था। बाबर के पिता उमर शेख के आसपास के लोग हमेशा ही उनके विरोधी रहे और वे इस कारण युद्ध में सदैव व्यस्त रहे। ऐसा माना जाता है कि अचानक 1494 में बाबर के पिता की हत्या उन्हीं के साले द्वारा कर दी जाती है और 1494 में बाबर मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में फरगना की गद्दी पर बैठता है। बाबर द्वारा स्वयं का राज्याभिषेक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम की सहायता से करवाया जाता है। परंतु बाबर के गद्दी पर बैठते ही विरोधों के स्वर उठने लगते हैं और बाबर का अल्पायु जीवन ही युद्ध क्षेत्रों से घिरने लगता है। एक छोटी सी उम्र के बालक को गद्दी पर बैठा देख अन्य तुर्क सरदार व उसके परिजन रिश्तेदार इस मौके का फायदा उठाते हुए बाबर को गद्दी से हटा देते हैं। बाबर द्वारा अपने राज्य फरगना को पुनः पाने के अनेक प्रयास किए जाते हैं, किंतु बाबर को असफलता ही हाथ लगती है। इस तरफ बाबर निर्वासित जीवन जीने को मजबूर होता है। अब जब बाबर अपने राज्य से हाथ धो बैठता है और दर दर भटकता है, तब उसे अपने रिश्तेदार दिखाई देते हैं और बाबर अपना निर्वासित जीवन बिताने के लिए रिश्तेदारों के यहाँ रुकता है और यहाँ युद्ध की बारीकियों और युद्ध नीतियों के गुर सीखने लगता है। अब जब बाबर पहले से ही निर्वासित जीवन जी रहा था और युद्ध नीतियाँ सीख रहा था, जैसे कि तुलगमा युद्ध नीति, उस्मानी विधि, रूमी विधि, तब बाबर 1497 में समरकंद पर आक्रमण कर समरकंद पर विजय प्राप्त कर लेता है। परंतु 100 दिनों के भीतर ही वह समरकंद से हाथ धो बैठता है।
ऐसा बाबर के साथ 3 बार होता है, 1497, 1501 और 1511 में, जब बाबर समरकंद को विजित करता है, पर तीनों ही बार समरकंद से हाथ धो बैठता है। एक बार जब बाबर समरकंद पर आक्रमण के लिए जाता है, तब इस अभियान के दौरान ही बाबर की एक सैनिक टुकड़ी उसे धोखा दे देती है और वो फरगना पहुंचकर फरगना पर अधिकार कर लेती है। जब इस और बाबर को समरकंद में इस बात का पता लगता है तो बाबर फरगना बचाने निकलता है। तब बाबर की सेना, जो कि वो समरकंद में छोड़ कर जाता है, वही सेना बाबर का साथ छोड़ देती है और समरकंद पर अधिकार कर लेती है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है कि मैं अपने प्रारंभिक जीवन में 2 रमजान एक जगह नहीं मना पाया और इस प्रकार बाबर का प्रारंभिक राजसी जीवन अस्थायित्वता से युक्त रहा। अब इन सब से बाबर को महसूस होता है कि उसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा और कुछ बड़ा करने के लिए बाबर काबुल पर आक्रमण कर उस पर अधिकार करने की योजना बनाता है। वहाँ से बाबर की महत्वाकांक्षाएं भारत को लूटने की होती है कि काबुल के बाद एक देश हिंदुस्तान है जो काफ़ी समृद्ध है, अतः काबुल के बाद हिंदुस्तान को लूटकर उस धन का उपयोग मध्य एशिया में स्थायित्व प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। इस योजना के तहत बाबर आगे बढ़ता है और 1504 में आक्रमण कर काबुल पर अधिकार कर लेता है। 1507 में यहीं पर बाबर बादशाह की उपाधि धारण करता है, जो कि अभी तक किसी भी तैमूर वंशी शासक द्वारा धारण नहीं की गई थी। इस प्रकार बाबर द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं के मार्ग की पहली सीढ़ी पर सफलतापूर्वक कदम रखा जाता है और अब बाबर की नज़रें भारत की ओर होती है। अब हम जानेंगे कि कैसे बाबर ने काबुल पर अधिकार के पश्चात भारत की ओर रुख किया। इसके अतिरिक्त हम भारत की राजनीतिक स्थिति के विषय में भी चर्चा करेंगे और बाबर के भारत आगमन व आक्रमण से निर्मित परिस्थितियों को जानेंगे। तो आइए हम भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। यह हमारा भारत देश है। इसके मध्य में दिल्ली सल्तनत है। इसके नीचे वर्तमान दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य है, जो काफ़ी समृद्ध व शक्तिशाली है। वर्तमान पाकिस्तान यहाँ स्थित है। इसके ऊपर अफगानिस्तान है, जहाँ की राजधानी काबुल है, जिस पर बाबर का अधिकार है। इसी के ऊपर उज्बेकिस्तान है, जहाँ पर समरकंद राज्य और उसकी एक रियासत फरगना स्थित है। भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो भारत में राजनीतिक अराजकता का वातावरण है। यहाँ के छोटे छोटे राज्य स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश के इब्राहिम लोदी का शासन है, जिनकी अयोग्यता व अदूरदर्शिता भारत की राजनीति में हलचल उत्पन्न कर रही है। दिल्ली सल्तनत के पश्चिम की ओर मेवाड़ राज्य है, जो कि वर्तमान राजस्थान में अवस्थित था। यहाँ पर सिसोदिया राजवंश के राणा सांगा का शासन था, जिन्हें हम किंग ऑफ 100 बैटल्स के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत ढंग से संभाल रखा था। ये एक डिप्लोमेटिक पर्सन थे, जिन्होंने सभी राजपूत राजाओं से संधि की तथा उन्हें एक छत्र के नीचे ले आए। यदि इनकी वीरता बहादुरी के विषय में बात की जाए तो इन्होंने इब्राहिम लोदी को खतौली 1517 और बाड़ी 1518 के युद्धों में बुरी तरह परास्त किया था। अर्थात दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य में दुश्मनी काफ़ी पहले से थी। इन्हीं के फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत का शासन क्षेत्र सिमटता जा रहा था। दिल्ली सल्तनत के अधीन पंजाब राज्य के गवर्नर दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी से खुश नहीं थे और इसी क्रम में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां भी इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट थे। इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आलम खां और दौलत खां लोदी योजना बनाते हैं। योजना के तहत ये दोनों मिलकर बाबर को बुलावा देते हैं भारत आगमन का। इन्हें पूर्व से बाबर के बारे में ज्ञात होता है कि बाबर एक लुटेरा है, जो कि
काबुल को अपने अधीन कर चुका है। वो भारत पर आक्रमण कर भारत को लूटेगा। वह अपने मूल स्थान काबुल या मध्य एशिया में लौट जाएगा। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर हमारा अधिकार होगा। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए बाबर को भारत आक्रमण का बुलावा आलम खां और दौलत खां लोधी द्वारा दिया जाता है। बाबर को जब भारत आगमन का बुलावा प्राप्त होता है तब बाबर इस विषय पर योजना बनाता है और बाबर ये अच्छी तरह से जानता है कि इब्राहिम लोधी की तुलना में बाबर के स्वयं के पास सेना बल अत्यधिक कम है। बाबरनामा के अनुसार बाबर के पास 12,000 की सेना है, वहीं लोधी के पास सेना लाखों की संख्या में है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बाबर इब्राहिम लोधी के विरुद्ध सहायता हेतु राणा सांगा के सेनापति हसन खां को पत्र लिखते हैं और राणा सांगा से युद्ध में सहायता हेतु कहते हैं, क्योंकि बाबर पहले से जानता था कि राणा सांगा इब्राहिम लोधी को पूर्व में 2 युद्धों में बुरी तरह परास्त कर चुके हैं, खतौली और बाड़ी के युद्धों में। अतः इस प्रकार राणा सांगा और बाबर के मध्य पत्र व्यवहार होता है, परंतु यह पत्र व्यवहार असफल सिद्ध होता है और राणा सांगा द्वारा बाबर की कोई सहायता नहीं की जाती है। हमें ध्यान देने की बात यह है कि बाबर बहुत छोटी सी उम्र से ही युद्धों में व्यस्त रहता है और यह युद्ध व्यस्तता बाबर हेतु लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि युद्ध लड़ते लड़ते बाबर युद्ध कला में पारंगत हो जाता है और वह यह जान लेता है कि छोटी सी सेना के साथ युद्ध कैसे जीता जाता है। अतः बाबर काबुल से अपनी सेना लेकर भारत आक्रमण करने निकलता है। पानीपत के प्रथम युद्ध से पूर्व बाबर 5 बार भारत आता है और 6वीं बार में भारत के अपने अभियान में सफल होता है। अपने प्रथम भारत आगमन के अंतर्गत बाबर 1519 में भारत में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध अभियान कर उन्हें हराता है और इस अभियान में बाजोर और भेरा पर भी अधिकार कर लेता है और आगे बढ़ते बढ़ते पेशावर, लाहौर, पंजाब पर भी बाबर का अधिकार हो जाता है। 1526 में जब बाबर पानीपत हरियाणा पहुंचता है तब उसके सहयोगियों जैसे कि दौलत खां लोधी और आलम खां के साथ मिलकर उसकी सैन्य संख्या में वृद्धि होती है, किंतु इब्राहिम लोधी की तुलना में बाबर की सेना नाम मात्र ही दृष्टिगोचर होती है। बाबर का स्वयं का सेना बल लगभग 12 से 15,000 होता है तथा सहयोगियों के साथ मिलकर बाबर की सेना संख्या 40,000 तक पहुंच जाती है। तो वहीं लोधी के पास लाखों की संख्या में सेना होती है। अतः बाबर की सेना लोधी की सेना के समक्ष नाम मात्र ही प्रतीत होती है। युद्ध क्षेत्र पानीपत के मैदान की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो उत्तर से आने पर ऊंचाई का स्थान है, अर्थात घाटी क्षेत्र है। मैदान के एक ओर सूखी नदी है तो वहीं दूसरी ओर कटीली झाड़ियां हैं। तात्पर्य, दक्षिण की ओर से आने वाली सेना निचली सतह पर होगी तथा आक्रमण केवल एक ओर से ही किया जा सकता है, सामने से। ये दोनों ही बातें बाबर के लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं। बाबर द्वारा युद्ध क्षेत्र में तुलगमा पद्धति का उपयोग किया जाता है, जो कि बाबर ने अपने निर्वासित जीवन के समय रिश्तेदारों के यहाँ से सीखी थी। बाबर के पास उत्तम श्रेणी के तोपची व निशानेबाजों का भी एक समूह था। बाबर द्वारा तोपों की सजावट हेतु रूमी विधि, उस्मानी विधि का प्रयोग किया जाता है, जिस हेतु बाबर हजारों की संख्या में बैलगाड़ी के तुर्रे खरीदता है तथा इन तुर्रों को रेलगाड़ी के रूप में श्रृंखलाबद्ध कर सबसे आगे की पंक्ति में रखता है तथा उन तुर्रों के मध्य एक तोपची, एक बंदूकची, एक तोपची, एक बंदूकची को अल्टरनेटिव वे में सजाता है। तोपों के पीछे मध्य में बाबर स्वयं होता है और बाबर के एक ओर हुमायूं होता है तथा बाबर के दूसरी ओर से सेना का नेतृत्व
मोहम्मद सुल्तान मिर्जा कर रहा होता है। बाबर तोपें व अन्य सेना के अतिरिक्त किनारों पर बाबर के कुशल निशानेबाज तैनात होते हैं। यदि इब्राहिम लोदी की सेना के विषय में देखा जाए तो लोदी की सेना लाखों की संख्या में है, जिसमें योद्धक हाथी, अश्वसेना, पैदल सेना आदि समूह उपस्थित है। लोदी के सैन्य समायोजन में सबसे आगे योद्धक हाथी हैं, उनके पीछे अश्व व पैदल सेना और उसके पश्चात इब्राहिम लोदी स्वयं हैं। अप्रैल 1526 में जब दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में होती हैं, तब 15 अप्रैल 1526 से निरंतर 6 दिनों तक दोनों सेनाएं केवल एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल बैठी रहती हैं, अर्थात किसी भी सेना द्वारा कोई पहल नहीं की जाती। अंततः 21 अप्रैल 1526 को युद्ध प्रारंभ होता है। बाबर के पास उत्तम श्रेणी की हल्की तोपों का समायोजन होता है, जिन्हें सरलता से 360 डिग्री एंगल पर घुमाया जा सकता है, अर्थात चारों दिशाओं में रोटेट किया जा सकता है। युद्ध प्रारंभ होते ही तोपों की भीषण आवाज़ से लोदी की सेना के योद्धक हाथी विचलित हो जाते हैं और वे अपनी ही सेना के सिपाहियों को कुचलने लगते हैं। इसके उपरांत जो सैनिक आगे निकल पाते हैं वो निशानेबाजों की तीरों की वर्षा के समक्ष नहीं टिक पाते। दूसरी ओर से आक्रमण में प्रयासरत सैनिक नदी के सूखे गड्ढों में गिरकर घायल हो जाते हैं, अर्थात इब्राहिम लोदी की सेना चारों ओर से पराजय की स्थिति में पहुंच जाती है और उनका मनोबल टूटने लगता है। अपनी पराजय होता देख लोदी की सेना के कुछ लोग भाग खड़े होते हैं। लोदी को इस स्थिति में अपने संरक्षकों द्वारा भागने की सलाह दी जाती है, परंतु लोदी कहते हैं हम किसी और तरफ जाए, ये मर्दानगी नहीं, सुर्खरूहों का काम नहीं है पीला होना। और इस तरह लोदी मैदान छोड़कर जाने से इनकार कर देते हैं। लोदी अपनी आरक्षित सेना का भी इंतजार नहीं करते और आक्रमण का रुख बनाए रखते हैं। प्रातः प्रारंभ हुआ युद्ध दिन होते होते अपने परिणाम की ओर पहुंचने लगता है और बाबर द्वारा लोदी की सेना को छत विछत कर इब्राहिम लोदी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार पानीपत का प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त कर बाबर भारत में दिल्ली सल्तनत पर अफगानी लोदी वंश के शासन को समाप्त करता है और भारत में प्रथम तुर्क साम्राज्य मुगल वंश की स्थापना होती है। इब्राहिम लोदी की सहायता करते हुए इस युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह भी वीर गति को प्राप्त होते हैं और इन्हीं से कोहिनूर हीरा हुमायूं को प्राप्त होता है। इब्राहिम लोदी प्रथम मध्यकालीन शासक होते हैं जिनकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई थी, जिसके फलस्वरूप बाबर द्वारा भारत में लगभग 300 वर्षों के मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। इस युद्ध विजय के उपलक्ष्य में बाबर काबुल निवासियों को चांदी के सिक्के बांटता है और यहीं पर बाबर को कलंदर की उपाधि से नवाजा जाता है। अतः बाबर द्वारा भारत में पानीपत के युद्ध के साथ प्रमुख 4 युद्ध लड़े गए, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, जिन्हें हम एक ट्रिक के द्वारा इजीली याद रख सकते हैं। ट्रिक है पीकर CM गा। युद्धों का वर्ष है लगातार 1526, 1527, 1528 और 1529। अब P से P फॉर पानीपत, I फॉर इब्राहिम लोदी विरुद्ध बाबर, K फॉर खानवा, R फॉर राणा सांगा विरुद्ध बाबर, C फॉर चंदेरी, M फॉर मेदिनी राय विरुद्ध बाबर, G फॉर घाघरा, A फॉर अफगान विरुद्ध बाबर। इन सभी युद्धों में बाबर की विजय होती है। अतः पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होता है। इसका कारण है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में राणा सांगा द्वारा बाबर की कोई सहायता नहीं की जाती। अतः बाबर 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा देते हुए खानवा का युद्ध लड़ते हैं।
इस युद्ध के पूर्व राणा सांगा के विषय में हमने जाना था कि वे एक डिप्लोमेटिक अर्थात कूटनीतिज्ञ थे। अतः बाबर के विरुद्ध युद्ध करने हेतु उनके द्वारा संपूर्ण भारत के राजाओं से युद्ध में भाग लेने का आह्वान किया जाता है। इस प्रकार राणा सांगा के सेना बल में वृद्धि होती है व सैन्य संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाती है, परंतु अत्यधिक सैन्य संख्या भी घातक सिद्ध होती है और सेना के मध्य सामंजस्य अर्थात कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं हो पाता। 17 मार्च 1527 को युद्ध प्रारंभ होता है। राणा सांगा द्वारा अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया जाता है। युद्ध लड़ते लड़ते राणा सांगा बुरी तरह घायल हो जाते हैं। मूर्छित अवस्था में राणा सांगा के सहयोगियों द्वारा उन्हें युद्ध स्थल से दूर ले जाया जाता है। राणा सांगा के घायल होते ही सेना का मनोबल टूटने लगता है और परिणाम स्वरूप बाबर द्वारा इस युद्ध में भी विजय प्राप्त कर ली जाती है। विजय उपरांत बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। चूँकि राणा सांगा की इस युद्ध में चंदेरी के शासक मेदिनी राय द्वारा सहायता की जाती है, अतः सन 1528 में चंदेरी राज्य के शासक मेदिनी राय के विरुद्ध बाबर युद्ध का बिगुल फूंकता है। 29 जनवरी 1528 को युद्ध प्रारंभ होता है और बाबर इस युद्ध में भी विजय प्राप्त करता है। अंत में बाबर द्वारा शेष अफगान शक्ति को भी समाप्त करने के उद्देश्य से 6 मई 1529 को महमूद लोदी, जो कि सिकंदर लोदी के भाई थे, के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया जाता है और अफगान शक्ति बंगाल बिहार की संयुक्त सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया जाता है। अतः बाबर द्वारा अपने भारत अभियान को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाता है और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर को सर्वप्रथम आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, परंतु बाद में अकबर के समय बाबर को उसके स्वयं के चुने गए स्थान पर काबुल में दफनाया जाता है, अर्थात बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। बाबर एक कुशल योद्धा होने के साथ ही विभिन्न भाषाओं का भी ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा किया गया। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद अर्सकीन व लिडेन द्वारा किया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में विजयनगर साम्राज्य के तुलुब वंशीय शासक कृष्णदेव राय को तात्कालीन भारत देश का सबसे शक्तिशाली राजा होना बताया था। बाबर को मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, परंतु इसके अतिरिक्त भी बाबर फारसी अरबी भाषा का ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में औपचारिक बागों की 4 बाग शैली बनाने की योजना के विषय में भी रुचि जाहिर की थी। इस शैली का प्रथम प्रयोग अकबर के समय हुमायूं का मकबरा बनाने के लिए किया गया। पानीपत के युद्ध विजय के उपरांत बाबर द्वारा पानीपत में काबुली बाग का निर्माण कराया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा अपने 2 प्रमुख तोपचियों की सहायता ली जाती है। वे हैं उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। बाबर द्वारा तुलकमा पद्धति उज़्बेकों से सीखी गई थी। 1529 में बाबर बंगाल के शासक नुसरत जहाँ से एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करने व अफगान विद्रोहियों की सहायता न करने का वचन लेते हैं, अर्थात संधि करते हैं। यहाँ हमारा टॉपिक मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाबर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।